Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and this is our third lecture on class 10th topic, that is life process. Okay, so we are covering respiration. In that subtopic जो आज हम लोग cover up करने वाले हैं, that is respiration and breathing mechanism in human. इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, किस तरह से ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं, कैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, हाउ डज ऑल द फंक्शन गोज ऑन। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर दैट पहले हम लोग को देखना है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है एंड व्हाट आर द स्टेप्स जो मेन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो फॉर दैट रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। Respiration you can divide it into parts, that is breathing and the next one is internal respiration. Breathing भी part है respiration का और internal respiration that is also the part of the respiration. So when these two process combine, मतलब breathing और उसके बाद internal respiration, तो together you call it respiration, ठीक है। So without breathing आगे का जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ब्रीदिंग में हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक करते हैं एंड वी गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तभी आगे इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। सो इन ह्यूमन व्हाट हैपन इन 2 स्टेप्स, दो तरह से दो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दिस होल रेस्पिरेशन कंप्लीट्स। ये हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड द सेकेंड वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो वी कैन गिव द नंबरिंग। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ब्रीदिंग है। उसी ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, व्हाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? बिकॉज यहाँ पे हम ऑक्सीजन वी आर टेकिंग एंड वी आर गिविंग आउट कार्बन, ठीक है। सो ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, बस ये प्रोसेस है ब्रीदिंग। सो यू कैन सी इन दिस फिगर एनवायरमेंट से क्या होता है, एनवायरमेंट और हमारे लंग्स के बीच में बस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, बस नथिंग मोर। और आगे का जो प्रोसेस है वो होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सो इट इज फर्स्ट ब्रीदिंग क्या है, जस्ट इन्वॉल्व टेकिंग ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज दिस? इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, सेल्यूलर। व्हाई? बिकॉज ये सेल्स में होते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी लाइक दिस इज द ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी है, ऑल आर देयर, और ये हमारे नियर बाई सेल्स है, बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का, और दैट मीन्स ब्लड जो व्हेन वी आर इनहेलिंग, जब हम लोग सांस अंदर लिए, ऑक्सीजन लिए, वो हमारे अल्टीमेटली लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स तक गया, फिर वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड से क्या होता है, अब हमारे सेल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली सेल्स अपना मेटाबॉलिज्म, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग एनर्जी टू वर्क। सो होल दिस प्रोसेस, द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जब बात आए तो इट इज एनर्जी रिलीज। क्या है ये? रिलीज ऑफ एनर्जी। और कैसे होगा एनर्जी रिलीज? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। सो विदाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, अगर आपका फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, द एनर्जी विल नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर आप ब्रीद इन, मतलब यू आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन रिच एयर, आप सांस अंदर नहीं लोगे, सांस रोक लोगे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा और ना ही आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट हैपन, द कन्वर्शन ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द बायोलॉजिकली। अब जो एनर्जी बनेगा वो किस फॉर्म में होगा? एटीपी के फॉर्म में। ओके, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑलरेडी फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने एटीपी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एनर्जी करेंसी है, फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए। सो ऑल द मेटाबॉलिक एक्शन, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, उन सब के लिए यही एनर्जी काम आता है, ठीक है। And it is converted into the usable form, that is ATP, and then it is used by the cell. तो हमारा सेल एनर्जी को यूज करेगा, बट कब? जब वो ATP के फॉर्म में मिलेगा, then only. Okay, so breathing and internal respiration both are the steps जो कि complete करता है respiration process को। Without these two together respiration complete नहीं हो सकता है। Okay,
सो अब देखते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, दोनों तो पार्ट है रेस्पिरेशन का। सो अल्टीमेटली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, ठीक है। ब्रीदिंग है रेस्पिरेशन का पार्ट है, और रेस्पिरेशन इन होल अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग एक स्टेप है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है ब्रीदिंग? फिजिकल। एंड द सेम वे रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, मीन्स इट इज अ केमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर, okay, and giving out air that is rich in carbon. We are giving out carbon dioxide rich air. But यहाँ पे क्या होता है? Oxidization of the food. फूड हमारा ऑक्सीडाइज्ड होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करे। ओके, एंड हियर अब देखोगे ब्रीदिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक एंड आउट थ्रोइंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, बस यही प्रोसेस है। एक्सचेंज आप याद रखोगे कि एक्सचेंज का प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, ठीक है, बाय अ मैकेनिकल प्रोसेस, एंड दैट इज डिफ्यूजन। एंड हियर ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस ओनली। यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस से, और यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस से भी हो रहा है, और बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैकेनिकल साथ साथ डिफ्यूजन का प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व है। हियर इन ब्रीदिंग नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसमें कोई एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है। ओके, सो इट इज द इन दिस ब्रीदिंग प्रोसेस एनर्जी नहीं मिलता आपको। सो एनर्जी इज रिलीज्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ, एंड इट इन दिस रेस्पिरेशन में ही आपको एनर्जी मिलेगा, और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। लास्ट पॉइंट इन ब्रीदिंग, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। ब्रीदिंग जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उसमें कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, सो वी कैन से कि एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, बट इन दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि सेल्स में होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मेन यहाँ पे होता है, सो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। विदाउट द एंजाइम्स आगे के प्रोसेस नहीं होते। जैसे हमने पढ़ा था क्रेब साइकिल, वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है पायरुवेट। सो ऑल दिस प्रोसेस ये रेस्पिरेशन में होता है, जहाँ पे एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस एंजाइम्स के फंक्शन को बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास 11-12 के पोर्शन में वो होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन क्या क्या पार्ट है, मीन्स व्हाट आर द सब पार्ट दैट टुगेदर फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किन सब डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के बना है। फर्स्ट पार्ट इज नोस्ट्रिल। ओके, नोस्ट्रिल द ओपनिंग्स ऑफ द नोज थ्रू विच द एयर एंटर, जिससे एयर एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, देन नेसल कैविटी, एज यू कैन सी विद इनसाइड द नोज के अंदर जो कैविटी या स्पेस होता है दैट इज नोन एज नेसल कैविटी। उसके बाद आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई और एल्वेलर सैक्स, एंड देन लंग्स फाइनली। सो वी विल इसके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। जस्ट इट इज एन आउटलाइन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ व्हाट आर द पार्ट्स इंक्लूडेड उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एज यू कैन सी लैरिंग्स इज देयर, वॉइस बॉक्स है, ट्रैकिया है जो कि विंड पाइप है, ठीक है। देन यू कैन सी प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि लंग्स को कवर अप करता है, ठीक है। द एल्वेली, एयर सैक जिसको बोलते हैं, एंड देयर इज 2 लंग्स, एंड इन बिटवीन दिस लंग्स हार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। और ये हमारा लंग्स किससे इट इज बीन कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। वी ऑल विल सी, अब इसके बारे में ही हमें डिटेल में देखना है कि व्हाट इज नोस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी। ओके, so the opening of the nose is the nostril and the space within the nose that is nasal cavity. Okay, so nasal cavity क्या है? एक passage है, ठीक है, एक space passage है, ठीक है, that is paired, okay, and tube like structure है, ये tube के जैसा है, okay, and that open outside through the 2 nostril. अगर आप अपने body के अंदर से if you will start from inside, अगर आप
इनर साइड से स्टडी करोगे, देन द नोस्ट्रिल इज द ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग. ओके, and the two nostrils separated, it has been separated by a septum. किस चीज से separated है? cartilaginous septum. ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ है हमारे नोज, द आउटर हार्ड, लिटिल बिट हार्ड. ठीक है, बोन नहीं है ये, कार्टिलेज है विच इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एंड इट इज बीन डिवाइडेड बाय सेप्टम. पार्टीशन है हमारे दोनों नोस्ट्रिल के बीच, दैट इज बाय द सेप्टम. सो द इनर सरफेस ऑफ द नेसल स्पेस, आपके जो नेसल स्पेस है नोज के अंदर की जो कैविटी है, उनके जो इनर सरफेस है वहां पे क्या होता है? सीलिया. इट इज बीन लाइंड विद सीलिया. हेयर्स होते हैं. ओके, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम टिश्यूज होता है. ठीक है, और साथ ही साथ एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके ऊपर सीलिया होता है, हेयर लाइक सब्सटेंस होता है. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूकस. म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस. ठीक है, which is produced by the inner lining of the nose. Nose के inner lining में, nose within the nose, the inner lining of the nose produces this mucus secreting cells are there. और वो mucus secreting cells mucus बनाता है, जिससे क्या होता है? nasal cavity जो है it is been moist. ठीक है, थोड़ा sticky टाइप का रहता है. so that why sticky? क्यों स्टिकी होता है? ताकि डस्ट, जर्म्स जैसे ही एंटर करे हमारे नोज में, नोज के थ्रू, सो वो उस म्यूकस में स्टिक हो जाएगा. ठीक है, एंड फाइनली दैट म्यूकस कैन बी एक्सपेल्ड आउट. ओके, सो बोथ सीलिया एंड म्यूकस, दे प्ले द रोल ऑफ चेकिंग द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स एंड द डस्ट. सो ये काम डस्ट को रोकने के लिए और जर्म्स को रोकने के लिए किसको काम दिया गया है? सीलिया एंड म्यूकस. Okay, these two are present within the nasal cavity. And the dust particle जैसे ही enter करता है, it has been stuck. It has been stuck and to the mucus. Mucus में वो stick हो जाता है and thrown out by the movement of cilia. तो बाहर फेंकने में कौन help करता है? Cilia present within the nasal cavity. तो nose के अंदर जो nasal cavity में जो cilia present रहता है, वो पहले तो mucus क्या dust particle germs को रोक लिया. Cilia will help in throwing out that germs और dust को बाहर फेंकने में help करेगा. So the mucus are richly supplied with blood vessels. Means mucus क्या है? And the rich blood supply inside the nasal cavity makes the inner, means what? कि हमारे nose के अंदर blood vessels भी होते हैं and साथ ही साथ mucus भी है. ठीक है, तो mucus और blood supply जो है, that together makes the air within the nose warm. ठीक है, as you can see when we are exhaling, जो हम लोग air exhale करते हैं, ठीक है, सांस जब छोड़ते हैं, so that air is little bit warm. Okay, so it is warm and moist. Moist भी होता है और warm भी होता है. Why? Because of it is being supplied with the blood vessels and mucus है, दोनों मिलके उन्हें warm up कर देता है. Okay, so exhaled air is warm and moist. Now अब हमें देखना है कि pharynx क्या है. Why? सबसे पहले क्या होता है? From the nose and through nasal cavity. nose के अंदर क्या है? अब nasal cavity. अब nasal cavity से जो passage है nose के अंदर, वो अब कहाँ open होता है? Pharynx. Okay, so it opens. So this is from the nose to nostril to nasal cavity. अब ये opening कहाँ पे open होगा? That is pharynx. This part, ये part को बोलते हैं pharynx. And it is been divided. इस part को आप 3 part, सब parts में study कर सकते हो, but इतना detail will not go because it is not needed. Okay, so first you can see this part. This is nasopharynx. इस part को बोलते हैं nasopharynx, जो कि nose से एकदम connected होता है. ठीक है, the nasal cavity के just बाद जो part आता है, that is nasopharynx. उसके just below, okay, that part is known as oropharynx. एंड उसके बाद आता है हाइपोफैरिंक्स. टुगेदर, इन तीनों को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? फैरिंक्स. ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? फैरिंक्स पार्ट. ओके, सो वेयर इट इज सिचुएटेड? जस्ट इट इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ. हमारा माउथ है इसके बैक पार्ट पे. ठीक है, यू विल सी कि देयर इज फैरिंक्स सिचुएटेड एंड फ्रॉम द नेसल कैविटी. अब नोज के नोस्ट्रिल है, नोज है, नेसल कैविटी के अंदर अब क्या होगा? द एयर विल मूव इनटू द फैरिंक्स. एयर कहाँ जा रहा है? पहले तो नोस्ट्रिल से एयर विल एंटर वेयर? नोज. तो नोज के अंदर कहाँ गया? नेसल कैविटी.
ओके, फ्रॉम nasal cavity वेयर विल एंटर? फेरिंग्स में चला जाएगा एयर, ठीक है। अब क्या होगा? सो इन फेरिंग्स एंड द कॉमन एरिया टू डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, तो यू शुड नो कि जो हमारा फेरिंग्स पार्ट है वहीं से आगे ट्रैकिया भी ओपन होता है एंड ईसोफेगस भी, मींस विंड पाइप और फूड पाइप, ठीक है। आगे इट इज बीन कनेक्टेड टू दिस फेरिंग्स, ओके। जैसे ही ये फेरिंग्स पार्ट ओवर होगा, सो दैट विल बी एक्सटेंडेड, वो अब आगे की तरफ क्या होगा? ईसोफेगस में एक रास्ता जाएगा और दूसरा ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है। सो वी कैन से द फेरिंग्स आगे क्या कहाँ ओपन होता है? द फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स, दैट इज अ वॉइस बॉक्स एंड विच लीड्स टू ट्रैकिया। तो फेरिंग्स विल ओपन इनटू लैरिंग्स और लैरिंग्स कहाँ जाएगा? ट्रैकिया, okay, and it is the common connection, it is also the common connection to esophagus, that is the food pipe। और food pipe कहाँ जाता है? esophagus, that वही तो food pipe है, वो कहाँ ओपन होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। और अगर हम लोग बात करें दिस लैरिंग्स, तो लैरिंग्स कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में, ओके। सो यू कैन सी हियर, ये लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है। फ्रॉम हियर, इसी लैरिंग्स के पास से डिविजन स्टार्ट होता है, दैट इज ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। तो अगर विल सी, अगर अपने नेक पार्ट में आप देखोगे तो पहले आगे आपको हमारा ये वेंट्रल फ्रंट पार्ट जो है वो वेंट्रल है और बैक वाला पार्ट है वो डॉर्सल है। तो वेंट्रल साइड में सबसे पहले आपको क्या देखने मिलेगा? विंड पाइप। उसके जस्ट बैक साइड में होता है फूड पाइप, दैट इज ईसोफेगस। एज आप देख रहे हो कि दिस ईसोफेगस इज लिटिल बिट बैक और फ्रंट में है ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्टिलेजिनस कार्टिलेज का बना हुआ है, दैट मीन्स कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है, एक कवरिंग है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, दैट गार्ड्स द एंट्रेंस टू ट्रैकिया। तो होता क्या है, वेन एवर वी आर ईटिंग, जब हम लोग, जैसे हमारा विंड पाइप और फूड पाइप आगे पीछे ही है, ठीक है, पहले विंड पाइप है फिर बैक में फूड पाइप है, बट इट इज वेरी मच कनेक्टेड, एक दूसरे के जस्ट बैक टू बैक है। सो व्हाट हैपन, जब हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, ऐसे वी आर जस्ट ब्रीदिंग, हम लोग जस्ट सांस ले रहे हैं, तो क्या होता है, आवर एयर जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है, ओके। सो बट व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम लोग कुछ खाने लगते हैं तो एक फ्लैप है, ठीक है, जो कार्टिलेज का बना हुआ एपिग्लॉटिस, वो कवर कर देता है हमारे विंड पाइप को, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होता है, फ्रॉम द माउथ, ठीक है, माउथ से जब आप खाना खाते हो ये आगे कहाँ चला जाता है? डायरेक्टली इट गोज टू ईसोफेगस। खाना जब खाते हो तो फूड पाइप में चला जाता है जो कि ईसोफेगस है, और उस समय क्या होता है, जो वॉइस ट्रैकिया पार्ट है, जो विंड पाइप है, क्लोज हो जाता है। और विंड पाइप को क्लोज करने का काम कौन करता है? दिस एपिग्लॉटिस, ओके। सो एपिग्लॉटिस कवर अप द ट्रैकिया पार्ट, मतलब विंड पाइप को रोक देता है, मीन्स क्लोज कर देता है व्हेन वी आर ईटिंग। सो व्हेन वी स्वॉलो द फूड और ड्रिंक, सेम यही होता है, तो कि एपिग्लॉटिस कवर करता है एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक। बाय मिस्टेक अगर फूड चला जाए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो वी फील वेरी अनकॉन्शियस, ठीक है। सो क्या होता है कि वी शुड नॉट टॉक, बात भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए खाते समय। वाई? बिकॉज अगर आप बात भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, सो क्या होगा आपका, समटाइम क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग तो हमारा ट्रैकिया पार्ट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है वहाँ पे, तो फूड बाय मिस्टेक चला जाए आपके विंड पाइप में, सो यू विल फील सफोकेशन। तो बेटर होगा कि वी शुड नॉट टॉक व्हाइल वी आर ईटिंग, ठीक है, ताकि ये दोनों सिस्टम जो ट्रैकिया में एयर को जाना है और फूड को फूड पाइप में जाना है, सो इट कैन गेट अपने जगह इजीली चला जाए, ओके। नाउ ट्रैकिया, द ट्रैकिया, व्हाट इज ट्रैकिया? दैट इज विंड पाइप, यही है विंड पाइप, ट्यूब के जैसा है, एक्सटेंड इनटू द थोरैसिक कैविटी, ये पार्ट थोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। सो द ट्रैकिया एंटर द थोरैसिक कैविटी एंड यू कैन सी ये लैरिंग्स जो है आगे कहाँ ओपन हो रहा है? ट्रैकिया, ओके। ट्रैकिया आगे डिवाइड होगा ब्रोंकस में, दैट अभी देखेंगे, बट अभी हम लोग देखते हैं ट्रैकिया,
What is that? It is the windpipe, tube like है, cartilage का बना. It lies on the ventral side of the esophagus. Esophagus अगर back में है तो उसके आगे side में है. That means अभी just मैंने बताया कि windpipe पहले है, उसके पीछे में है food pipe. So it is ventral. ठीक है, ventral to esophagus. Esophagus से पहले क्या आता है? Windpipe. So the wall is provided with incomplete she-shaped कार्टिलिजिनस रिंग. तो हमारा ये ट्रैकिया पार्ट है, एक तरह का सर्कुलर, आप बोलोगे इस तरह से, कार्टिलिजिनस रिंग है. ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ रिंग है. जस्ट अ सेकेंड. इन दिस वे यू विल सी वाई. क्यों कार्टिलेज का बना है? क्योंकि व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, जब हम एक्सहेल करते हैं, एयर हमारे ट्रैकिया से निकल गया है, सो द ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स. ठीक है, जो हमारे ट्रैकिया है, ट्रैकिया वो मीन्स कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए क्या होता है? कार्टिलेज का बना होता है, और ये सी शेप का रिंग होता है. ठीक है, सो दिस कीप व्हाट हैपन, ये सी शेप कार्टिलेज क्या करता है? इस ट्रैकिया को डायलेट पोजीशन में रखता है, मीन्स अपने प्रॉपर पोजीशन में, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्स. ओके, कोलैप्स होने से भी बचाता है और साथ ही साथ डायलेट रखता है. ठीक है, सो दैट एक्सचेंज आसानी से हो सके. सो द सीलिएटेड एपिथेलियम लाइनिंग द म्यूकस. ओके, सो हमारे इस ट्रैकिया पार्ट में भी आप देखोगे कि सीलिएटेड एपिथेलियम होता है. ठीक है, एपिथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ द सेल्स में हमारे होते हैं. ठीक है, हमारे अंदर के बॉडी मीन्स बहुत सारे इनर लाइनिंग, हमारा इंटेस्टाइन का हो गया, स्टमक का हो गया, माउथ के इनर लाइनिंग में भी आप देखोगे कि एपिथेलियल सेल. बट जो विंड पाइप है वहां पे एक स्पेशल एपिथेलियम होता है, दैट इज नोन एज सीलिएटेड एपिथेलियम. क्यों? ताकि डस्ट एंड जर्म्स को बाहर थ्रो आउट करने का काम करेगा वो. ठीक है, एंड द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल एक्सटेंड फ्रॉम द नेसल कैविटी अप टू द ट्रैकिया. तो सोचो कि पूरे नेसल कैविटी से ट्रैकिया तक आपका म्यूकस रहता है. ओके, सो दैट बाय मिस्टेक अगर थोड़ा भी जर्म्स या डस्ट अंदर की तरफ जाता है विंड पाइप में, तो ट्रैकिया तक सीलिया होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो, इट इज नॉट ड्रॉन बट स्टिल वी कैन. तो ट्रैकिया के इनर लाइनिंग में कुछ फाइन हेयर लाइक, सीलिया क्या होता है? फाइन हेयर लाइक होता है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग फ्रॉम द नेसल कैविटी टू ट्रैकिया. ठीक है, पूरे पैसेज में प्रेजेंट रहता है रोकने के लिए जर्म्स को. Okay, so they help to prevent any dust particle from entering the lungs. अगर लैरिंक्स से फिर भी जर्म्स पार हो गया, डस्ट पार हो गया, ट्रैकिया में भी पार हो गया, बट ट्रैकिया इज हैविंग लार्ज सीलिएटेड एपिथेलियम, ताकि वो लंग्स में ना जाने दे उस जर्म्स और डस्ट को. ओके, तो ये चीज ट्रैकिया का होता है. एंड नेक्स्ट ब्रोंकाई. वही ट्रैकिया आगे बाइफरकेट कर जाता है. ठीक है, तो दैट ट्रैकिया, ये अगर हमारा विंड पाइप है, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया. ओके, सो दिस ट्रैकिया पार्ट अब क्या होगा? बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, एंड इट विल एंटर, दोनों लंग्स में एंटर कर जाएगा. ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस इज, ये पार्ट ट्रैकिया का है एंड इट इज बीन डिवाइडेड, बाइफरकेटेड यू कैन से. ठीक है, सो एट इट्स लोअर एंड, ट्रैकिया ऊपर से ठीक आ रहा है. ठीक है, ऊपर से इट इज जस्ट अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक कार्टिलेजिनस है. ठीक है, आगे एंड के पास जब ट्रैकिया खत्म हो रहा है जहां पे, तो फ्रॉम देयर, फ्रॉम द लोअर एंड द ट्रैकिया स्प्लिट मीन्स डिवाइड हो जा रहा है इनटू ट्रू प्राइमरी ब्रोंकाई. तो दो ब्रोंकाई बन गया है. ठीक है, इट इज ब्रोंकाई. और अगर सिंगल आप बात करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकस. ओके, सो टुगेदर वी कॉल इट ब्रोंकाई. So the right bronchus is divided into 3 lobes. तो क्या बोला गया है कि right bronchus जो है, ठीक है, right वाला पार्ट है, इसके 3 लोब होते हैं. 3 ब्रोंकाई में डिवाइडेड है पहले, as you can see. ठीक है, पहला मेन जो ब्रांच है वो थोड़ा थिक एंड है, एज अब यहाँ पे देखो 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको. ठीक है, आगे इसके डिवीजन आप देख सकते हो, बट हियर लेफ्ट वाले में 2 डिविजन्स दिख रहा है, एंड इन राइट वाले में देखोगे आप एक ब्रांचेस इधर गया, देन नेक्स्ट ब्रांचेस ओवर हियर. ठीक है, और तीसरा नीचे की तरफ है. तो 3 लोब होते हैं हमारे राइट लंग्स में, और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं. इसलिए क्या होता है कि ये 3 ब्रोंकाई
एक एक लोब्स में चला जाता है। ओके, एंड हियर यहाँ पे सिंस आप देख रहे हो 2 ब्रोंकाई है, सिर्फ 2 ब्रोंकाई है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 लोब है हमारे लंग्स का। ठीक है, सो द राइट ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू, क्या हम बोल सकते हैं, राइट ब्रोंकस जो है इसके टोटल 3 ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, 3 सब डिविजन्स में ब्रोंकाई जो था वो 3 सब पार्ट में डिवाइडेड हो गया है। ठीक है, विच एक्सटेंड एंड सेपरेट इनटू द 3 लोब्स ऑफ द लंग्स। क्योंकि हमारे राइट वाले लंग्स में 3 लोब होता है, इसलिए दिस इज राइट लंग और ये लेफ्ट वाला पार्ट है लंग्स का। ओके, लेफ्ट लंग। सो सिमिलरली व्हाट हैपेंड, द लेफ्ट ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। ठीक है, 2 ब्रोंकाई होता है, एंड पेनिट्रेटिंग इनटू द 2 लोब्स ऑफ द लंग्स। सो इन दिस वे अब आगे का प्रोसेस होगा, क्या देखेंगे हम लोग कि पहले तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होके ब्रोंकाई बना, ब्रोंकाई से अब क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल्स। जस्ट अगेन वी विल सी दिस डायग्राम, ट्रैकिया था, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग था, एंड नाउ इसमें आप 2 डिवीजन देखे आपने, बाइफर्केशन हुआ, बाइफर्केट होके यहाँ पे आपका जो राइट साइड था वहां पे 1, 2 एंड 3 ब्रोंकाई बना, एंड हियर आपने देखा कि सिर्फ 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट मेन ब्रोंकस है ये, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये राइट मेन ब्रोंकस है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट का है। ये ऑलरेडी दिखा रहा है बाइफर्केशन, यहाँ पे आपको दिखा रहा है डिविजन, दैट इज बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, अब आगे जब ये ब्रोंकस डिवाइड हो रहे हैं, यू कैन से सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, एंड हियर यहाँ पे और अगर डिविजन हो रहा है, ब्रोंकाई और डिवाइड हो रहे हैं, देन इट यू कैन से टर्शरी, और वही टर्शरी से आगे क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई से क्या बनता है, ब्रोंक्यूल्स, और डिवाइड जब होते और ब्रांचेस होते हैं, सो दैट इज ब्रोंक्यूल्स। सो विद इन द लंग्स ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड मेनी टाइम्स। ठीक है, एक ब्रोंकस है ये वाला ब्रोंकस, इट इज डिवाइडिंग मच मोर, मेनी टाइम्स, और ब्रांचेस उसके हो रहे हैं, सो मेनी टाइम्स, और तब क्या बनाता है, ब्रोंक्यूल्स। सो द स्मॉलेस्ट ट्यूब इज नोन एज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो हमारे जो ट्रैकिया का है, जो सबसे लास्ट वाला डिवीजन जो आप देखते हो, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से इट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। पहले क्या देखा था हमने कि फर्स्टली नैसल नोस्ट्रिल था, नैसल कैविटी था, फेरिंग्स था, लैरिंग्स, ट्रैकिया। सो अब हम ट्रैकिया से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ट्रैकिया, देन वी विल सी ब्रोंकस। ठीक है, जो ट्रैकिया अब क्या हो गया, ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, सिंस ब्रोंकस विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब ब्रोंक्यूल्स के आगे आप क्या देखोगे, इट इज बीन कनेक्ट, उसके एंड में क्या होता है, एल्वियोलाई, पढ़ेंगे इसके बारे में अब हम। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट ट्यूब, द मोर स्मॉलेस्ट ट्यूब क्या होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एंड ईच ब्रोंक्यूल्स नाउ टर्मिनेट, ये एंड अप कहाँ होता है, एल्विलाई में। सो फर्स्टली क्या होता है, एज यू कैन सी ये ट्रैकिया पार्ट है, एक सेकेंड, फर्स्ट हमने क्या बनाया था, ट्रैकिया। ओके, तो ये ट्रैकिया था, ये पार्ट को आप बोल सकते हो ट्रैकिया, दिस पार्ट इज ट्रैकिया। सो दिस पार्ट डिविजन जो आप देख रहे हो ये है ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस। अब आगे जब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ब्रोंकस में भी अब मोर ब्रांचेस आर देयर। ठीक है, इसके और भी ब्रांचेस होते हैं, सो दैट इज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड के पास आप देखोगे एयर पैकेट होता है और एयर सैक होता है। ठीक है, जिसमें एयर फिल्ड अप होता है, दैट इज एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई है। ठीक है, सो ईच ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट, मतलब एंड कहाँ होता है, एल्वियोलस और एल्वियोलर सैक में। ओके, अब हम लोग देखना है हमें कि व्हाट इज एल्वियोली। एल्वियोलाई एज आर एक्चुअल साइट ऑफ द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन और परफॉर्म करता है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जहाँ पे होता है, गैसेस जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, वो है एल्वियोलाई।
और ट्रैकिया हमने पढ़ा, देन ब्रोंकस, ब्रोंकाई, दैट वो सब पाथवे था, रास्ता था जहां से फाइनली कहाँ वो एयर जा रहा है, एल्वियोलाई में. ओके, सो when we are inhaling, that air finally reaches the alveoli, and that alveoli is richly supplied with blood capillaries. और alveoli किस चीज से wrapped होता है, you can see blood capillaries. और blood capillaries से diffusion के प्रोसेस से डायरेक्टली अब क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है. ओके, अब यहाँ देख रहे हो आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, क्योंकि यही ब्रोंक्यूल्स जो एंड पार्ट है, ठीक है, जो पूरा ट्रैकिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है. ठीक है, अब फाइनली इस ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या उसमें क्या अटैच रहता है, एयर सैक और एयर पैकेट, दैट इज एल्वियोलाई. और ये जो देख रहे हो आप ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोब्स राउंडेड स्ट्रक्चर है, पैकेट के जैसा है, ये सब क्या है, एल्वियोलाई है. और एल्वियोलाई किस चीज से रैप्ड है, कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज. इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे देख रहे हो दीज आर एयर सैक. ठीक है, एल्वेली भी बोल सकते हो, एयर सैक भी बोल सकते हो. और ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज ब्रोंक्यूल्स. और ये सब जो आप देख रहे हो दिस इज कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज. सो ईच alveolus has a dense network of blood capillaries. आप बोल सकते हो dense, बहुत ही ज्यादा, it is highly wrapped with blood capillaries on the outside, means alveoli के ऊपर wrapped होता है blood capillaries. एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते हो दैट इट इज देर आर 480 मिलियंस alveoli प्रेजेंट इन दी लंग्स, नियर अबाउट. ठीक है, अप्रोक्सीमेट है 480 मिलियन alveoli हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है. ओके, सो अब हमें देखना है कि व्हाट इज लंग्स. फाइनली अब जैसे ही alveoli तक पहुंच गया एयर, दैट मीन्स जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, जब सांस अंदर लेते हैं, तो nostril, then nasal cavity, pharynx, then larynx, then आपका ट्रैकिया हो गया. फिर ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई. ठीक है, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेलाई. अब एल्वेलाई के बाद डायरेक्टली कहाँ आता है वो एयर, अब लंग्स में. ठीक है, क्योंकि ये पूरा चीज, ये जो एल्वेलाई है, जितने भी ब्रोंकाई के डिविजन्स है, जो ब्रांचेस था, वो लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ओके, सो विद इन द लंग्स यू विल सी, पहले आप क्या देखोगे, लंग्स कितने होते हैं, पेयर में होते हैं. ठीक है, वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ लंग्स. ठीक है, एक पेयर होता है लंग्स का, हाईली इलास्टिक, हॉलो है. ठीक है, एंड मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर. आप बोल सकते हो इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. जो चेस्ट कैविटी वाला पार्ट है, चेस्ट रीजन जो होता है, दैट इज नोन एज, वो पार्ट को क्या बोलते हैं, थोरैसिक, थोरैक्स पार्ट है. ठीक है, सो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है लंग्स, जो कि हॉलो है, इलास्टिक है, मेम्ब्रेनस है, बैग लाइक है. एंड हमारे लंग्स बहुत डेलिकेट है, सॉफ्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब केज, एज यू कैन सी. ठीक है, रिब केज जो है, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट दी लंग्स. सो रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, साथ साथ हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट सिचुएटेड होता है कहाँ, मिडल, यहाँ पे मिडल में ही, दोनों लंग्स के बीच में होता है. ठीक है, लेकिन थोड़ा जस्ट इट इज पॉइंटेड टूवर्ड द लेफ्ट साइड. ओके, सो द राइट लंग्स इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग्स. क्यों लार्जर होता है राइट और लेफ्ट छोटा होता है थोड़ा, एक तो सबसे पहली बात, हार्ट जो है थोड़ा टिल्ट होता है लेफ्ट साइड तक, तो हार्ट के लिए भी स्पेस बनाना है. ठीक है, सो फॉर दैट क्या होता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला लंग्स तो थोड़ा बड़ा होता है, बट लेफ्ट वाले थोड़े छोटे होते हैं, सो दैट कि हार्ट वहां पे एडजस्ट हो जाए. So, rib cage protects the lungs and the heart together. So, the right lungs is larger than the left one, and the right lung is divided into 3 lobes. यही जो right हमारा lungs है वो 3 लोब में अब डिवाइड होगा, और लेफ्ट वाला जो है उसके 2 लोब्स होंगे, 2 डिविजन होगा बस. ठीक है, सो फाइनली अब देखोगे तो ब्रॉडर लोअर सरफेस ऑफ द लंग्स. ओके, सो द ब्रॉडर लोअर सरफेस मीन्स ऊपर लंग्स थोड़ा पॉइंटेड है, देख रहे हो ऊपर में थोड़ा पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा ब्रॉड है. ओके, सो द ब्रॉडर लोअर एंड हैव व्हाट, किस चीज पे स्टैंड करता है, रेस्ट करता है, डायफ्राम. यू कैन सी ये वाला पार्ट क्या है, डायफ्राम एक मसल्स है, मसल्स का लेयर होता है जिसपे पूरा लंग्स समझो हमारा रेस्ट कर रहा है. ठीक है, सो द ब्रॉडर लोअर सरफेस ऑफ द लंग रेस्ट
ऑन द शीट ऑफ द मसल्स, आप बोल सकते हो मसल्स का लेयर है, शीट है, ठीक है, और इसी शीट को बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। और इसको ये भी बोल सकते हैं फ्लोर ऑफ द थोरैसिक कैविटी, पूरा हमारा जो थोरैक्स रीजन है, थोरैसिक कैविटी उसका फ्लोर है, ठीक है, समझो बेस है जिसपे हमारा पूरा थोरैसिक कैविटी का बेस आप बोल सकते हो, फ्लोर बोल सकते हो, ठीक है। एंड दिस डायफ्राम सेपरेट दिस थोरैसिक कैविटी, और आपके जो स्टमक वाला पार्ट इसके जस्ट नीचे है, तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये डायफ्राम, ठीक है। सो ये एक तो फ्लोर है ये हमारे पूरे थोरैसिक कैविटी का, ये सेपरेट डायफ्राम ही सेपरेट करता है हमारे थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, ओके। सो द लंग्स आर कवर्ड। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये तो हो गया डायफ्राम के बारे में। अब पूरा हमारा जो लंग्स है ये कवर्ड होता है एक थिन मेम्ब्रेन से, ठीक है, कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। देख रहे हो ये आउटर मोस्ट पार्ट में, ठीक है, यू कैन सी द लाइनिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स के ऊपर एक लेयर होता है दैट इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके, यू कैन कॉल इट प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस ऑल पार्ट, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो येलोइश, ओके, दिस ऑल टुगेदर, ये सब क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हमारे पूरे लंग्स को कवर अप करके रखता है, दैट मीन्स सेफ रखने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म। जैसे कि हमने पूरे एक एक पार्ट्स को पढ़ा, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेली क्या है, एयर सैक था, और वो आगे कहाँ ओपन, ये सब सारी चीजें कहाँ हैं? लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है। फाइनली लंग्स तक हम लोग पहुंच गए। अब देखना है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है हमारे बॉडी में। मीन्स जो आप इनटेक और एक्सहेल और इनहेल करते हो, ये सब कैसे वर्क करता है, और इस समय किस डायफ्राम का क्या रोल होता है, डायफ्राम किस तरह से बिहेव करता है, रिब केज में क्या चेंजेस होते हैं जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो। सो दैट ऑल वी विल सी हियर नाउ। सो अब हम लोग को देखना है कि ब्रीदिंग क्या है। सबसे पहले ब्रीदिंग से हम लोग इनटेक और बाहर थ्रोइंग आउट ऑफ द गैसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो कहाँ होता है? लंग्स में होता है, ठीक है। तो वेंटिलेशन, और आप बोल सकते हो वेंटिलेट द लंग्स, क्योंकि हमारे लंग्स को वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाता है लंग्स के पास से, ठीक है। सो इट इज अ साइक्लिक पैटर्न। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ब्रीथ किया फिर ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, फिर जरूरत होगा तब इट कंटिन्यूज, नो, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन, ठीक है। Now, air flow in and out the lungs by an alternate expansion and contraction of the thoracic cavity. जब आप अंदर एयर लेते हो और जब बाहर छोड़ते हो, तो in that case what happen? Expansion and contraction of the whole thoracic cavity. जो हमारा thorax region है, एक तो वो पहले expand करेगा, then contract, expand, contract, ये चलता रहता है, और इसी expansion and contraction के process will help in the breathing, ठीक है। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थोरैसिक कैविटी दैट सपोर्ट्स ब्रीदिंग, इसी से ब्रीदिंग सक्सेसफुल हो पाता है। सो ब्रीदिंग के समय 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, और आप बोल सकते हो 2 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स है जो मूव करते हैं, ओके। फर्स्टली द रिब केज शोज मूवमेंट, ठीक है। देन डायफ्राम भी ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, और उसी तरह से रिब केज भी एक्सपैंड रिलैक्स, ठीक है, कभी एक्सपैंड करते हैं देन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से दोनों रिब केज एंड डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इट सपोर्ट्स द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थोरैसिक कैविटी। और अगर ये दोनों एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ना करे सो क्या होगा? जो हमारे थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, सो ब्रीदिंग फिर इट विल बी अफेक्टेड। तो फाइनली क्या है कि रिब केज और डायफ्राम ये दोनों मिलके थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं जब आप इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब आप अंदर एयर ले रहे हो बाहर से, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, तो अगर एयर लेना है दैट मीन्स आपके थोरैसिक कैविटी का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इन दैट केस क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ाने के समय, तो वॉल्यूम हमें ज़्यादा चाहिए, मीन्स ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो दैट विल हेल्प, ठीक है।
एक्सपैंड करेगा, ठीक है। एंड ब्रीदिंग को आप देख सकते हो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स आप सांस अंदर ले रहे हो, तो अंदर लेने का प्रोसेस को और क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। एंड व्हेन वी एक्सहेल उसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्स मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर। दैट मीन्स यू आर टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर यू आर थ्रोइंग आउट, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेल मीन्स एयर अंदर लोगे, ऑक्सीजन रिच एयर, नॉट कार्बन। ऑक्सीजन रिच एयर आप अंदर लोगे, दैट मीन्स इट इज ब्रीदिंग इन, ठीक है। सो इनहेलेशन क्या है? ब्रीदिंग इन है, एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स इट इज वेरी एक्टिव प्रोसेस एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, ओके। And it is brought about by simultaneous contraction of intercostal and diaphragm muscles. अब intercostal muscles क्या है, diaphragm muscles क्या है? सबसे पहले if you can see this diagram, okay, so here ये पार्ट आपका क्या है? diaphragm हो गया, ये पार्ट diaphragm है। और जो रिब केज आप देख रहे हो, रिब केज के बीच में जो मसल्स होते हैं ना, दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। ये हमारा रिब्स है, ठीक है। दिस पार्ट, ये पार्ट को आप बोल सकते हो ये सब रिब बोन है, ठीक है। और टुगेदर आप रिब केज बोल सकते हो। तो जो रिब केज होता है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप्स होते हैं ना, वहां पे होता है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये सब पार्ट क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रीनिश पार्ट जो है अभी जस्ट विच आई एम जस्ट शेडिंग इट, तो ये पार्ट में क्या फिल रहता है? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, जब ब्रीद इन करते हो, जब आप इनहेल करते हो, तब क्या होता है? दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड डायफ्राम मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मेनली इनहेलेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है किस चीज का? एक तो इंटरकोस्टल मसल्स का और दूसरा डायफ्राम के मसल्स का। डायफ्राम के मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स बोथ व्हाट इट डू? कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा चेस्ट का थोरैसिक कैविटी है वो स्पेस थोड़ा ज्यादा मींस एक्सपैंड हो जाता है, ओके। सो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन चेस्ट कैविटी इंक्रीज, और इंक्रीज करता है तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एयर हम अंदर ले सकते हैं, ओके। एंड दिस प्रोड्यूस द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज। तो रिब केज हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ सिंस ये रिब केज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट हमारा जो रिब केज के रिब बोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन पूरा जो स्पेस है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड मूवमेंट होता है हमारे रिब केज में। इस तरह से इनहेल जब करते हो तो अपवर्ड मूवमेंट, तो ऊपर की तरफ थोड़े उठ जाते हैं रिब केज। एंड द एक्शन स्ट्रेटन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट द डायफ्राम। इससे क्या होता है? हमारा जो डायफ्राम पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, ओके। इट यू कैन से, यहाँ पे आप बोल सकते हो, याद रखना कि इट स्ट्रेटन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और साथ ही साथ स्ट्रेट थोड़ा हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं हो रहा है ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट। और साथ ही साथ जो हमारा ये डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। क्यों नीचे मूव करता है? ताकि थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाए। एक तो क्या है, इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और इट गोज डाउन, ठीक है, डाउन भी जाता है, इट गोज डाउन, देन इट कॉन्ट्रैक्ट। रिब केज जो है, रिब बोन है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड चेस्ट एक्सपैंड, okay. So this finally result in the increase in the volume of the chest cavity. इससे क्या होता है? डायफ्राम का नीचे जाना, डायफ्राम का स्ट्रेट फ्लैटेंड होना, ठीक है, देन इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, ये सब टुगेदर हेल्प करता है किस चीज में? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी। और इसके बाद क्या होता है आगे? ऑटोमेटिकली हमारा लंग्स का स्पेस बढ़ जाता है। एंड एज द लंग एक्सपैंड, जैसे ही लंग एक्सपैंड करता है, द एयर प्रेशर क्या करेगा? इन देम रिड्यूसेस।
सिंस जैसे देखो हमारा लंग्स अगर एक्सपैंड कर गया मीन्स उसमें एयर का जो एयर का अमाउंट था वो कम हो गया, और सिंस द एयर विद इन द लंग्स कम हो जाता है तो सराउंडिंग में एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो फाइनली क्या होता है, एयर बाहर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। दैट मीन्स जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ गया, दैट मीन्स वो रेडी है बाहर से एयर लेने के लिए, ठीक है। और सिंस स्पेस बढ़ गया दैट मीन्स अंदर ऑलरेडी जो एयर था वो अब कम हो गया है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो फाइनली द एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट विल एंटर इनसाइड आवर लंग्स, और आगे का फिर दैट मीन्स इनहेलेशन प्रोसेस हो जाएगा। एंड एज द लंग्स एक्सपैंड, जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करेगा द एयर प्रेशर इन देम, दैट मीन्स विद इन द लंग्स एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और सिंस वी नो जो एयर का प्रेशर है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक एयर मूव करता है, सो एनवायरमेंट में हाई है, लंग्स के अंदर कम है, तो फाइनली द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट विल एंटर, ओके, सो एयर विल एंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद इन आवर लंग्स। तो इस तरह से ब्रीदिंग होता है, दैट मीन्स व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन होता है। अब एक्सहेलेशन इज ऑल्सो जस्ट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इनहेलेशन अगर होगा तो उसके बाद एक्सहेलेशन होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम सांस अंदर ले लिए और अंदर रखे हुए एयर को, नो, वी इनहेल एंड एक्सहेल, इट इज अ साइक्लिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रीदिंग आउट होता है। अब ब्रीदिंग आउट में रिब बोन और डायफ्राम के मसल्स जस्ट ऑपोजिट बिहेव करेंगे। जिस तरह पहले फर्स्ट केस में इनहेलेशन में देखा कि डायफ्राम का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और इंटरकोस्टल मसल्स जो थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और थोरैसिक कैविटी इंक्रीज कर रहा था, बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे डायफ्राम के जो मसल्स है वो अब रिलैक्स करेंगे। इनहेल के समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब रिलैक्स, ठीक है। और जो इंटरकोस्टल मसल्स थे, ठीक है, जो इंटरकोस्ट, ये सब तो रिब बोन है, दीज आर रिब बोन, और रिब बोन के बीच में जो मसल्स थे, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, अब क्या करेगा, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था इनहेलेशन के समय, अब एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और जैसे एक्सपैंड करेगा तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, इट विल बी, थोरैसिक कैविटी का स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली जब आप एक्सहेल करते हो तो डायफ्राम विल बी मूव्ड अप। डायफ्राम क्या होता है, ये जो डायफ्राम है आप देख रहे हो दिस ग्रीनिश पार्ट में विच आई एम कलरिंग, ठीक है, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। इनहेल के समय डायफ्राम क्या होता है, थोड़ा फ्लैट रहता है, अब ये ज्यादा कर्व्ड हो गया है, ठीक है। और डोम शेप, यू कैन सी डोम शेप का आप डायफ्राम देखोगे कहाँ, एक्सहेलेशन के समय, एक्सहेल जब करते हो। सो एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। इसमें एनर्जी की अलग से जरूरत नहीं आती, आपको बहुत एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, सो वी आर, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी लगाना पड़ता है अपना, बट हियर एक्सहेल जब करते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड इट इज ब्रॉट about by the relaxation of intercostal muscles। ये जो ग्रीन वाले ओके, सो दिस इंटरकोस्टल मसल्स जो यहाँ पे है, येलोइश वाला आप जो देख रहे हो आप, तो इंटरकोस्टल मसल्स अब क्या करेंगे, यहाँ पे यू विल सी रिलैक्स, ओके, एंड डायफ्राम मसल्स विल ऑल्सो रिलैक्स, डायफ्राम मसल्स ऑल्सो रिलैक्सिंग, intercostal muscles also relaxing, and this produces the the downward and inward movement of the rib cage। अब क्या होगा, जो रिब केज है पूरा, रिब बोन्स का जो रिब केज बना हुआ है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और जैसे वो इनर मीन्स इट विल बी मूव्ड इनवर्ड, अब क्या होगा, थोरैसिक कैविटी का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, मीन्स हमारा जो चेस्ट का स्पेस है, चेस्ट कैविटी का, वो कम हो जाएगा, ओके। एंड दिस एक्शन अब क्या होगा, सो द डायफ्राम मेक्स इट बिकम्स डोम शेप, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट हो जा रहा है डायफ्राम का, डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो गया है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ओके। एंड दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अब हमारा जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, स्पेस है, वो कम हो गया है। एक तो पहले जितने भी डायफ्राम है ऑलरेडी वो ऊपर की तरफ आ गया है, अपवर्ड आ गया है,
और रिलैक्स हो गया है डायफ्राम का मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो गए हैं, चेस्ट कैविटी कम हो गया है, तो सब कम हो गया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी कम हो जाएगा, एंड इन रिटर्न व्हाट विल हैपन, द लंग्स विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज। अब क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट कर गया और अब ओरिजिनल साइज में चला गया है, तो क्या होता है, जैसे ओरिजिनल साइज में चला गया तो द एयर प्रेशर इन देम इंक्रीजेस, एयर का प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि स्पेस बहुत कम है लेकिन एयर अब ज्यादा हो गया है, एंड लीडिंग द रशिंग आउट ऑफ द एयर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, थोरैसिक कैविटी का स्पेस अब क्या हो गया, कम हो गया और एयर ज्यादा हो गया, तो फ्रॉम हायर प्रेशर द एयर विल मूव टू द लोअर। दैट मीन्स उस समय जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने मीन्स उस समय क्या होता है, हमारा थोरैक्स के अंदर का जो एयर होता है वो ज्यादा होता है और बाहर एनवायरनमेंट में कम, तो क्या होता है, वी एक्सहेल दैट टाइम। ठीक है, उस समय एक्सहेलेशन होता है और इस तरह से दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट, सो नाउ वी विल सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स एंड टिश्यूज। तो टिश्यूज और लंग्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अभी हमें देखना है। सो गैसेस एक्सचेंज इज अ मेन पर्पस ऑफ होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके पार्ट्स आपने पढ़े हैं, नोज, नोस्ट्रल्स, देन ट्रैकिया, पूरे एल्वेली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो सब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ये मेन है गैसियस एक्सचेंज। इसी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क ऑन करता है। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ओके इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैसेस है जो एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सो बिटवीन, तो किसके बीच में होता है, बिटवीन दी लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, पहले तो लंग्स से ब्लड में जाता है, देन ब्लड से आगे ब्लड सेल्स, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज एंड सेल्स में जाते हैं। ओके, सो होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो टू मेन गैसेस यही एक्सचेंज होते हैं किसके बीच, लंग से ब्लड में, ब्लड से बॉडी सेल्स। सो यू कैन से फर्स्ट लंग से क्या होता है, ब्लड में जाता है, देन ब्लड से बॉडी सेल्स। ओके, बॉडी सेल्स और यू कैन से टिश्यूज। सो इसी पाथवे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसी तरह से पास ऑन होता है। ऑक्सीजन, इट कम्स फ्रॉम द नोज। ठीक है, नोज से ऑक्सीजन व्हेन वी इनहेल लंग्स में जाता है, फाइनली ट्रैवलिंग द डिफरेंट ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ओके, एल्वेली, देन फाइनली लंग्स। लंग्स से ब्लड, ब्लड से ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन के आने का ये पाथवे है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो बिल्कुल इसी पाथवे से ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाता है। ओके, सो फाइनली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज या ब्लड सेल्स से, ब्लड सेल्स और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाते हैं, ब्लड में। ठीक है, और वो भी किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज होता है। उसी के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे, बट ये आउटलाइन है। ठीक है, सो ब्लड फाइनली इट गोज टू लंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ एल्वेली, ट्रैकिया, फाइनली उसी पाथवे से, उसी रास्ते से इट गेट्स आउट ऑफ द बॉडी with the opening that is the nostril. Okay, so exchange of gases कैसे होता है lungs में, that we have to see. So when we breathe in, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो more and more which gases, कौन सा गैस हमारे अंदर जाता है, oxygen rich air. Okay, so containing oxygen rich बोल रहे हैं, that means oxygen is much more but little amount of other gases, water vapor भी होता है। नॉर्मली हमें पता है जो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना परसेंटेज में होता है, दैट इज 21% ऑक्सीजन। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% CO2 होता है, एंड वाटर वेपर भी होते हैं। ओके, वाटर वेपर ऑल्सो लेस, थोड़ा कम होता है। सो ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी ब्रीथ इन गेट इनसाइड, 21% ऑक्सीजन अप्रॉक्स एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीजें व्हेन वी इनहेल अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, एंड फिल्स अप द एल्वेली ऑफ द लंग्स, और जो लंग्स के एल्वेली है, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो ग्रेप का जैसे बंच होता है उसी तरह से एयर सैक होते हैं एल्वेली, तो उनमें फाइनली चला जाता है क्या, ऑक्सीजन रिच एयर। And the alveoli are surrounded by the thin blood capillaries. तो मान लो ये एयर सैक
एयर सैक है, दैट इज एल्वियोली. ओके, सो इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, मतलब इसके आगे पीछे आप देख सकते हो, इट इज रैप्ड विद द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज से पूरा सराउंडेड रहता है. एंड देन व्हाट हैपन, उसी ब्लड कैपिलरीज से जैसे ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर विल कम. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर वो भी एक्सचेंज होगा. सो ऑल दिस टेक प्लेस ओवर हियर ओनली. ठीक है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेली इज हायर. डेफिनेटली क्या है, एल्वेली ऊपर से लेके आ रहा है, दैट मीन्स एल्वेली क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर ज्यादा अपने पास रखेगा, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेली के पास जाएगा, और फाइनली दैट विल बी एक्सहेल्ड आउट. सो द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन एल्वेली इज हायर. सो आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का एल्वेली में ज्यादा होता है. एल्वेली में क्या ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है. सो यू कैन से एल्वेलाई में ऑक्सीजन मोर. ओके, एंड जो हमारे कैपिलरीज है, ठीक है, देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द कैपिलरी हायर इन द एल्वेली देन दैट of the deoxygenated blood in the capillaries. Okay, तो capillaries में क्या होता है, capillaries is having CO2 deoxygenated blood होगा उसके पास. ठीक है, CO2 rich blood, that means deoxygenated rich blood होगा. ठीक है, so in this way अब हम देखेंगे कि आगे the difference causes, तो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वेली एंड द ब्लड कैपिलरीज, उसी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. ओके, सो अगर ये फर्क नहीं होता, सो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी नहीं होता. सो फाइनली व्हाट हैपन कि एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है, ये एल्वेली का स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रेप बलून सैक लाइक जो दिख रहा है, दैट इज एल्वेलाई. और ये आपके blood is flowing through the blood capillaries. So what happen, आपके एल्वेली में क्या होता है, ऑक्सीजन इज मच मोर. ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है. फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन, यू नो योर ब्लड इज हैविंग हेमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसमें ऑक्सीजन को कैच करने का या एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा होता है हेमोग्लोबिन के पास. सो फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन विल एंटर दिस हेमोग्लोबिन. ओके, सो हेमोग्लोबिन विल बाइंड विद द ऑक्सीजन. एंड द सेम वे अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज या सेल में बहुत ज्यादा होता है. सो वो टिश्यूज या सेल क्या करेगा, ब्लड को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ब्लड विल एक्सचेंज विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और फाइनली वो एल्वेलाई को देता है कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट एल्वेलाई कैन एक्सहेल. ओके, उसी तरह से वापस आउट ऑफ द बॉडी एल्वेलाई उसे थ्रो आउट करे. सो व्हाट हैपन, अब हमें देखना है कि फाइनली ये स्टेप वाइज प्रोसेस कैसे होता है. द डिफरेंस कॉज इज द ऑक्सीजन टू डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द लंग्स. सो व्हाट हैपन, एल्वेलाई से ओके कॉजेस ऑक्सीजन टू डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द लंग्स कैपिलरीज. तो लंग्स के जो कैपिलरीज है उनमें चले जाते हैं कौन, ऑक्सीजन. And this diffusion continues as long as the concentration of the molecules is equally distributed. जब तक एल्वेली का ऑक्सीजन लेवल और कैपिलरीज का ऑक्सीजन लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. ठीक है, सो फाइनली ऑक्सीजन इन द एल्वेली एंड इन द कैपिलरीज गेट इक्वलाइज्ड, और तब तक डिफ्यूजन चलता रहता है. सो द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज में ब्लड है, ठीक है, हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इट हैज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी. तो इस कैपिलरीज के पास कहाँ से आया इतना कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो हमारे जो ब्लड बॉडी के सेल्स है, ठीक है, सो व्हाट हैपन, बॉडी के सेल्स या टिश्यूज ने दिया कैपिलरीज को CO2, किसने दिया, कैपिलरीज को बॉडी के सेल और टिश्यू ने. अब बॉडी के सेल टिश्यूज फ्रॉम वेयर दे विल गेट सो मच कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उन्होंने रेस्पिरेशन परफॉर्म किया. यू नो इंटरनल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस. तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अब एक्स्ट्रा जो बन गया है टिश्यूज या सेल के पास, वो लोग अब कहाँ देंगे, कैपिलरीज को.
okay, so that capillaries can take it out of the body. okay, so आगे अब क्या होता है, हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, रेड कलर पिगमेंट, ठीक है. सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनमें बहुत ज्यादा होता है. इट हैज एफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अटैच करने की कोशिश करता है वो ऑक्सीजन के साथ. ओके, सो हेमोग्लोबिन व्हेन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ओके, सो द ऑक्सीजन इज अ कैरियर, इज कैरिड बाय अ रेड पिगमेंट. यही रेड पिगमेंट, यही हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है. तो आप बोल सकते हो इट इज ऑक्सीजन कैरियर. And in the blood, and this is hemoglobin, bind with the oxygen and take it to the all part of the body. जब तक ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के या अटैच करके ना ले जाए तो हमारे बॉडी के हर सेल्स और टिश्यूज तक ये ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा. ओके, डायरेक्टली ऑक्सीजन कैन नॉट रीच. कैसे जाता है, इट बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन एंड देन इट रीचेस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल टिश्यूज तक जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ द हेमोग्लोबिन. अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होता है, वी फील वेरी टायर्ड, वेरी लेजी. व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाता है. दैट मीन्स हेमोग्लोबिन है नहीं, बहुत कम है, तो ऑक्सीजन का जो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है. एंड अगर ऑक्सीजन ना मिले हमारे बॉडी को, सो फाइनली रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता है. सो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड combines with the oxygen, that means यही फूड का ऑक्सीजन के साथ मिलना, that is oxidation. उसके बाद क्या बनता है, CO2 बनता है. ओके, एंड देन वाटर एंड फाइनली एनर्जी ऑल्सो, जो कि ATP के फॉर्म में होता है. यही पढ़ा है हमने, रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन था एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है हमने. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, वाटर इज प्रोड्यूस्ड. तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है हेमोग्लोबिन के साथ तभी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल टिश्यूज तक जा पाता है. अदरवाइज विदाउट बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, विदाउट बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन विल नॉट बी कैरीड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो हेमोग्लोबिन अगर कम हो जाए बॉडी में, ठीक है, सो द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड लीडिंग टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम. तो अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा, सफोकेशन फील होगा, लैक ऑफ एनर्जी होगा, टायर्डनेस होगा. ठीक है, सो फाइनली व्हाट हैपन, हेमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है. ठीक है, सो बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की कैपेसिटी है. अब हमें देखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यूज में कैसे होते हैं. ओके, सो फॉर दिस वी विल सी कि टिश्यू, हमारा जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, इतना तो पढ़ा है हमने. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिनका काम एक है, स्ट्रक्चर एक है, तो वो टिश्यू बनाते हैं. सो टिश्यू क्या करता है, इन टिश्यूज व्हाट हैपन, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप टू द इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो हमारे जो टिश्यूज है उनमें ऑक्सीजन यूज होता है, क्योंकि उसी सेल और टिश्यू में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है. Respiration, breaking down of the food and oxidation of the food, finally producing the carbon dioxide, water or energy. वो प्रोसेस कहाँ होता है, टिश्यूज में, सेल्स में. ओके, सो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोज ऑन. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं एंड फाइनली उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. एंड प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड हेंस इन द टिश्यूज में कंसंट्रेशन कितना है, द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन बिकम लोअर. तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन टिश्यूज में लेस होता है. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे टिश्यूज में ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं. क्यों, क्योंकि टिश्यूज ने मेटाबॉलिक रिएक्शन किया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बना. और मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन होगा टिश्यूज में. ठीक है, टिश्यूज विल परफॉर्म रेस्पिरेशन इन टिश्यूज और उसी के वजह से बना है CO2. अब जैसे हमने देखा कि टिश्यूज में ऑक्सीजन कम है लेकिन कार्बन ज्यादा है, सेम वे कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई से अटैच है, एज कंपेयर टू टिश्यू, वो कैपिलरीज में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा.
ठीक है, टिश्यूज के कंपेयर में तो कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगा, क्योंकि वो तो इनहेल एयर के साथ आ रहा है ना अभी, तो अभी बॉडी ने कैपिलरीज के बाद टिश्यू तक जब ऑक्सीजन जाएगा तब रेस्पिरेशन होगा. ओके, सो द टिश्यूज द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन बिकम लेस देन दैट इन द कैपिलरीज में मोर ऑक्सीजन, and then carbon dioxide is present in the greater concentration in the tissues as compared to capillaries. और इसी कंसंट्रेशन में जो डिफरेंसेस के वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. अब यहां देखो ऑक्सीजन लेस है, ठीक है, सो इन टिश्यूज व्हाट हैपन, ऑक्सीजन इज लेस. टिश्यूज में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कम है, तो वी नो कोई भी गैसेस हायर प्रेशर, हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रैवल करता है, तो अगर ऑक्सीजन कैपिलरीज में ज्यादा है तो क्या होगा, कैपिलरीज से टिश्यूज तक चला जाएगा. ओके, सो ऑक्सीजन विल रीच फ्रॉम कैपिलरीज से कहां जाएगा, टिश्यूज तक. ऑक्सीजन O2 विल गो फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यू. एंड नेक्स्ट वी विल सी टिश्यूज से, अब हमें क्या देखना है कि टिश्यूज में जो है CO2 बहुत ज्यादा है और कैपिलरीज में CO2 कम है. सो फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से आप देखोगे टिश्यूज से जो CO2 है वो कहां चला जाएगा, कैपिलरीज तक, सो दैट वो कैपिलरीज तक जाएगा, उसके बाद एल्वेली से एक्सहेल आउट हो जाएगा. ओके, सो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द एल्वेलाई, एक्सचेंज ये चल रहा है. ऑक्सीजन रिच एयर इज गेटिंग इन, ठीक है, ऑक्सीजन रिच रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर की तरफ एल्वेलाई में आ रहा है, ठीक है, इट इज एंटरिंग, O2 इज एंटरिंग. ओके, और जैसे ही O2 एल्वेलाई के पास गया, सिंस उसके पास ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होगा, और आप देख रहे हो ब्लड कैपिलरीज में जो O2 बहुत ज्यादा है तो कहां जाएगा, अब टिश्यू में चला जाएगा बैलेंस बनाने के लिए. सो फाइनली यू कैन सी, पहले तो ये ब्लड में जा रहा है, ब्लड के आगे टिश्यूज में जाएगा. ओके, एंड यू कैन सी अब इस पार्ट में आप देख रहे हो ब्लड लो इन CO2 लेवल इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू CO. देन कैपिलरीज वॉल है, ये कैपिलरी का वॉल है, एल्वेलाई का वॉल है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन द ब्लड, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है क्योंकि एल्वेलाई में ज्यादा था और ब्लड में कम था, ठीक है. सो फाइनली ऑक्सीजन विल एंटर द ब्लड, और ब्लड के पास तो हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने के लिए. एंड देन व्हाट हैपन, अब उसी आप सेल या टिश्यूज में देखोगे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है. सो CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से कहां जाएगा, फाइनली इट विल रीच द एल्वेलाई सो दैट इट कैन बी एक्सहेल्ड आउट. तो बाहर कौन सा गैस जा रहा है, CO2. तो इसी तरह से क्या होता है, सिंस इनके कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होता है, O2 का और CO2 का जो कंसंट्रेशन वैरी करता है कैपिलरीज और टिश्यू में, इसी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का. सो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं दैट फर्स्टली विल सी कि देयरफॉर ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से कहां जाता है, इन द कैपिलरीज. सो ऑक्सीजन क्या होगा, इट विल डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड. इस डायग्राम में आप देख रहे हो दिस इज RBC, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर क्या है, आप देख सकते हो हेमोग्लोबिन है. RBC के अंदर हेमोग्लोबिन है, रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, दिस हेमोग्लोबिन और O2 जब मिलेंगे तो इट विल बी कैरीड टू द सेल एंड टिश्यू. ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा टिश्यूज और सेल में. फाइनली टिश्यूज एंड सेल व्हाट विल दे डू, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सेल में, अब वो क्या कोशिश करेगा कि वो ब्लड को दे दे, तो इट इज पासिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड टू द ब्लड. और ये किस प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन. ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट इज गिवन अगेन बैक टू द ब्लड, और ब्लड से अब ब्लड कैपिलरीज है ये सब, ठीक है. सो फाइनली इट विल रीच एल्वेलाई. So you can see, therefore the oxygen is diffused from the blood in the capillaries to the tissue. So it will reach from the blood. Blood से कहाँ जा रहा है, from the blood in the capillaries. Okay,
and from the capillaries to tissues. टिश्यूज के जा रहा है कौन? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ब्लड टू कैपिलरीज एंड देन टिश्यू ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन इन द ब्लड. ब्लड में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और टिश्यूज़ में जो O2 का कंसंट्रेशन है वो लेस था, और यहाँ पे मोर, इट इज़ मोर इन द ब्लड. सो व्हाट विल हैपन? ज़्यादा से कम वाले प्लेस पे चला गया. सो इट इज़ O2 इज मूविंग फ्रॉम द ब्लड टू ब्लड कैपिलरीज एंड देन टिश्यू. एंड जस्ट ऑपोजिट टू दिस, इसी के जस्ट वाइस वर्सा यू विल सी टिश्यूज में क्या ज्यादा है. आपने देखा टिश्यूज में CO2 ज्यादा है और ब्लड में CO2 कम है, क्योंकि इट इज जस्ट ब्रिंगिंग O2 फ्रॉम एल्वेलाई के थ्रू लेके आ रहा है. सो फाइनली CO2 क्या करेगा? इट विल गो टू ब्लड. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड के पास, सो दैट इट कैन बी एक्सहेल्ड आउट. एंड यू कैन सी the concentration of the blood, due to the higher concentration in the blood than in the tissues, and carbon dioxide is diffused from the body cell to the capillaries, from the body cell to the capillaries due to the higher concentration in the body cell. CO2 यहाँ पे क्या है? मोर है, तो मोर से यहाँ पे CO2 लेस है, मोर से लेस की तरफ चला गया. ओके, एंड फाइनली इन दिस वे the gases are exhaled. CO2 exhale होता है बाहर और O2 अंदर की तरफ आता है. Okay, due to the difference in the concentration in the blood, or you can say blood capillaries and tissues. So finally this things happens. उसके बाद आप देखोगे during the breathing cycle, जो हम लोग inhale और exhale करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो प्रोसेस है, ये पूरा क्या करता है? कंप्लीट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट टुगेदर यू कैन से ब्रीदिंग साइकिल. ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो ब्रीदिंग साइकिल. तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस ब्रीदिंग साइकिल? द लंग्स ऑलवेज कंटेन सम एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट एयर लेफ्ट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग एक्सहेल जब करते हैं तो पूरा का पूरा एयर हमारे लंग्स से बाहर चला जाता है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. Little amount of the gases remain in our lungs. Okay, why it is also always remaining? क्यों ऐसा होता है? The lungs always contain some air so that there is a sufficient time for the oxygen to be absorbed and for carbon, ताकि जो हम एक्सहेल करते हैं फिर भी थोड़ा अमाउंट ऑफ गैसेस रहते हैं हमारे लंग्स में, ताकि जो ब्लड कैपिलरीज है और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज चलता रहे, काम रुके ना. ठीक है, सो दैट कंटिन्यूज एंड दिस इज कॉल्ड, जो बचे हुए एयर जो लंग्स में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, उसी को बोलते, रेसिडुअल मीन्स बचा हुआ वॉल्यूम ऑफ द एयर. सो व्हाट इज दैट रेसिडुअल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, बचे हुए है आफ्टर द मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन. जब हमने ब्रीद आउट किया फिर भी जो अमाउंट ऑफ एयर बच गया है, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम. आप बोल सकते हो दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. So the volume of the air that cannot expelled out, तो वो क्या है? जो बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, from the lungs, and thus causing the alveoli to remain open, ताकि alveoli का जो अपना proper shape है, normally क्या होता है? बलून, when we fill air in the balloon, ठीक है, तो बलून का साइज थोड़ा expand हो जाता है. अगर हम बलून में एयर फिलअप करते हैं, ठीक है, एयर फिल करते हैं तो बलून एक्सपैंड, बलून क्या करता है? एक्सपैंड हो जाता है. बट when the air is diffused out, एयर जब बलून से रिलीज हो जाता है, it collapse. ठीक है, so what happen? If the air is released out, the balloons collapse. तो वो चीज ना हो हमारे लंग्स में, इसलिए little amount of the air remain in our lungs so that lungs के जो alveoli है अपना proper shape maintain करे and it remain open at all the time. alveoli ओपन रहे, कोलैप्स ना करे. इसके लिए रेसिडुअल वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस चलता रहे. ओके, विद दिस वी हैव केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज जो रेस्पिरेशन सब टॉपिक था. ठीक है, लाइफ प्रोसेस का, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट और भी टॉपिक्स है लाइफ प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है. ओके, दैट ऑल वी विल कवर अप, अब न्यू लेक्चर्स में कवर अप करेंगे. फॉर till today we have came to the end of this. Thank you.